उसके हवाले से बात की थी कि देर आर डिफरेंट पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म्स ड्यू टू डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट्स। तो उसकी बेस पर जो है वो डिफरेंट पैथोजेनेसिस हो जाती है और उसके नतीजे में आपको डिफरेंट डिजीज कंडीशंस मिल रही होती हैं। अच्छा, ये एक टेबल है जो थोड़ी सी डिटेल बता रहा है। तो अगर इसको हम देखें तो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल सेल है वो, अगर उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हुआ हुआ है, तो फिर जो है वो हम उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। माइक बंद करें, माइक बंद करें। नॉर्मल होम्योस्टेसिस वो होम्योस्टेसिस या वो मैकेनिज्म है या वो इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि नॉर्मल सेल का मेंटेन होता है। अब असल जो हमारा काम है, बेसिकली जो हमारे सेल्स पूरी जो एफर्ट कर रहे होते हैं वो इस काम के लिए कर रहे होते हैं कि जो सेल है वो अपनी नॉर्मल हालत में रहे और उसका जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो अपनी जगह पे मौजूद रहे। आमतौर पे होता ये है कि जब स्ट्रेस आता है सेल के ऊपर या किसी किस्म का कोई इंजूरियस स्टिमुलस आता है, तो उसके नतीजे में सेल पहले, मतलब अगर तो इंजूरियस स्टिमुलस आ रहा है तो इनिशियली सेल जो है वो स्ट्रेस में जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब दोनों चीजें हो सकती हैं, इंजूरियस स्टिमुलस है या नहीं है या खाली स्ट्रेस है। दोनों सूरतों में किसी भी किस्म का कोई प्रेशर या स्ट्रेस आ रहा है तो सेल अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अच्छा, इस अडेप्टेशन को हम नॉर्मल अपने मैकेनिज्म्स के अंदर या अपनी जो डेली लाइफ है इसमें भी देख सकते हैं। यूजुअली जब मौसम चेंज होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस चेंज ऑफ सीजन को या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को, हु इज दिस, माइक बंद। उस चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को और उस चेंज ऑफ सीजन को हम कुछ तरीकों से अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जब, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर गर्मियों का मौसम होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। ठीक है, उस पसीने के नतीजे में हमारी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं वो कम हो रहे होते हैं और उसके नतीजे में वीकनेस हो रही होती है, शदीद किस्म की गर्मी भी लग रही होती है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत गर्म होता है। उस चीज से बचने के लिए वो क्या चीजें हैं जो हम कर रहे होते हैं, यूजुअली हम हल्के कपड़े पहन रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पानी ज्यादा पी रहे होते हैं, नमक चीनी मिला के बहुत सारी जो है वो सॉल्यूशंस वो बॉडी में इन्फ्यूज कर रहे होते हैं, यानी शरबत वगैरह पी रहे होते हैं। ठीक है, खाने में भी अगर आप देखें तो वो तमाम खाने जिनमें वो तमाम खाने जिनके अंदर गर्मी लग सकती है या बहुत शदीद किस्म की फैट की कंसंट्रेशन होती है जिसके नतीजे में जब फैट बर्न होगा तो एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होगी, हम ऐसे खाने यूजुअली अवॉइड कर रहे होते हैं। गर्मियों के मौसम में ये जो तमाम चीजें हम कर रहे होते हैं ये हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग अडेप्टेशंस है। बिल्कुल इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम में हम गर्म हैवी चीजें खा रहे होते हैं, उसके अलावा हम गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं और ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जिसकी वजह से तेजी के साथ फैटी चीजें खा रहे होते हैं जिसमें तेजी के साथ जब वो बर्न हो तो उसके नतीजे में आपको एनर्जी भी ज्यादा मिले और साथ में हीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, ताकि आपके जो बाहर का जो ठंडा मौसम है उससे आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर सके। सो बेसिकली जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अडेप्टेशन का वो ये है कि यू हैव टू गेट यूज टू वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल सेल जो है वो स्ट्रेस के नतीजे में अडेप्टेशन के प्रोसेस में जाता है और अगर तो उस अडेप्टेशन के प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू समझ रहे हैं और वो जो है वो कंटिन्यूस रह रहा है वो अडेप्टेशन का प्रोसेस, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि मतलब वो से फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस कंटिन्यू हो रहा है एंड सेल की जो जो अडेप्टेशन की जो कैपेसिटी है वो ओवररन हो जाती है और सेल जो है वो उस प्रोसेस को मजीद नहीं देख पा रहा होता, तो उसके नतीजे में अडेप्टेशन की जो इनएबिलिटी की नतीजे में सेल इंजरी होती है। कुछ इंजूरियस स्टिमुलाई होते हैं जो कि कंटिन्यूसली इतना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं कि सेल जो है वो अडेप्टेशन के प्रोसेस में जाता ही नहीं और डायरेक्ट सेल इंजरी के फेज में चला जाता है।
सेल इंजरी में जैसे मैंने कहा कि माइल्ड अगर हल्की हल्की सी चेंजेस आ रही हैं, माइल्ड स्ट्रेस है, जो कि मतलब स्ट्रेस या अडेप्टेशन के प्रोसेस से ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा शदीद किस्म की इंजरी नहीं कॉज कर रहा है, तो उसके नतीजे में रिवर्सिबल इंजरी होती है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो रिवर्सिबल इंजरी अगर उसमें ये है कि अगर आपने इस टाइम पे भी इंजूरियस स्टिमुलस को रिमूव कर दिया है, स्ट्रेस रिमूव हो गया है, तो ये रिवर्सिबल इंजरी होती है, तो ये नॉर्मल सेल की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर सेल इंजरी जो है वो सिवियर हो और उसके नतीजे में जो है मतलब प्रोग्रेसिव रहे और वो जो जो इंजूरियस स्टिमुलस है वो कंटिन्यूस रहे, तो फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस की तरफ लेके जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अडेप्टेशन के हवाले से, कि इट इज अ रिवर्सिबल चेंज इन द नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ द सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ये चीज याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल चेंज है इन द नंबर, in the size of the cell, in the number of the cell, in the type of the cell, in the metabolic activity of the cell or the function of the cell। कोई भी चीज में ऑल्टरेशन आ सकती है, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अडेप्टेशन। अडेप्टेशन दो तरह की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होती हैं, यानी ये है कि जी से फॉर एग्जांपल लोगों मतलब आपने अपना वर्कलोड बढ़ा दिया, उस वर्कलोड के नतीजे में जो जो कि नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई इंजरी वगैरह होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, लेकिन आपने अपना वर्कलोड बढ़ा दिया, उसके नतीजे में आपका सेल का साइज या नंबर अगर बढ़ रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होगी, जिसमें किसी भी किस्म का कोई डिजीज प्रोसेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई डिजीज प्रोसेस उसके नतीजे में शुरू हो जाता है या किसी इंजूरियस स्टिमुलस के नतीजे में वो प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर जो अडेप्टेशन कहलाएगी वो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन कहलाएगी। एग्जांपल्स हम किसके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो अडेप्टेशन है वो है हाइपरट्रॉफी। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसका जरूर ख्याल रखिएगा कि जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाइपरट्रॉफी क्या है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, ट्रॉफी size of the cell in resulting in increase in the or size of the organ। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर सेल इंक्रीज करेगा और बहुत सारे सेल्स एक साथ इंक्रीज करेंगे, तो अल्टीमेट इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? ऑर्गन के ऊपर आएगा, और ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज होगा। अगर आपको याद हो तो फैटी चेंज में मैंने यही बताया था कि अगर तो इंडिविजुअली लिवर सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, तो फैट सेल्स की साइज बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ऑन द होल जब फैट सेल्स बहुत सारे हो जाएंगे या बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाएगा लिवर के अंदर, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा उसके नतीजे में? कि लिवर की अपनी साइज भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हाइपरट्रॉफी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो व्हेन सेल साइज इंक्रीजेस ऑन द होल, फिर उसके नतीजे में जो है वो ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो दो तीन एग्जांपल्स हैं हाइपरट्रॉफी के हवाले से, उसमें एक है प्रेगनेंसी। यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है, यू कैन वेरी वेल appreciate the changes taking place in the uterus size during the pregnancy process। ठीक है, अच्छा, अब उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई वो तो बेबी है जिसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से यूट्रस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेबी तो है और उसी की वजह से यूट्रस बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी साइज और उसमें बेबी में ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से। बट दैट कंटेनर विच इज कंटेनिंग दैट बेबी इनसाइड इज आल्सो स्ट्रेचिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ द साइज ऑफ द बेबी। तो वो जो चीज है उसके नतीजे में क्या हो रहा होता है कि जो वॉल जो होती है, यूट्राइन वॉल होती है, उसके अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं, और उसके नतीजे में जो स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन देयर साइज। ठीक है जी। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी होती है, यानी एक हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस इन द फीमेल, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्लैंडुलर सेल्स टेक्स प्लेस। क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड अपने अंदर रखता है, तो जैसे ही ग्रोथ शुरू होती है, जैसे ही मेनार्की स्टार्ट होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके सेल्स की साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उसके नतीजे में जो है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी नीचे भी उसकी यही एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा इन एडिशन टू प्यूबर्टी जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एज यू नो कि ऑब्वियसली मेमोरी ग्लैंड है तो इसका काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन करना।
तो प्रेगनेंसी ऑब्वियसली जैसे ही कंप्लीट होगी तो उस फीटस को जो कि चाइल्ड के फॉर्म में दुनिया में आएगा उसको मिल्क की जरूरत होगी। तो इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यूट्रस की जो साइज में और शेप में चेंजेस आ रही है, उसी के साथ साथ ब्रेस्ट में भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, और वहां पे जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से जो ग्लैंड है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देता है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन हो सके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। चौथी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, इज बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, यूजुअली स्केलेटल मसल्स डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रीग्रो। ठीक है जी, तो एक दफा जो बन गए हैं वो बन गए हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर अपने मसल्स की ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो हम उनका नंबर नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ उनकी साइज बढ़ा सकते हैं। और साइज किस तरह बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ओवर वर्क हो रहा है, किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ रहा है, तो उसके नतीजे में जो है वो जो मसल्स हैं वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, उनका बल्क बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उसके नतीजे में नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनील्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाता है। उस मेटाबॉलिज्म के स्पीड अप होने के नतीजे में क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है वो ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है, लाइक ग्लाइकोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फैट की डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं। नेट रिजल्ट क्या होता है उसके नतीजे में कि जो मसल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और वो जब सेल मसल सेल का जब साइज इंक्रीज होता है तो ओवर मतलब ऑल टुगेदर जो है आपको जो जो मसल्स हैं वो बल्की दिखाई देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है जो एक ही एग्जांपल है हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की, दैट इज कार्डियोमेगाली। यूजुअली ये हार्ट फेलियर के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट फेलियर बेसिकली इज दी लेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस। ठीक है जी। अब से फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कभी हार्ट अटैक हुआ था, या कभी उसको इरिथमियाज हुए थे, या उसको कभी जो है वो वैल्वुलर डिसऑर्डर हुआ था, किसी भी किस्म की चीज जिसके नतीजे में हार्ट की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई। उस अफेक्ट होने के नतीजे में क्या हो रहा होता है, हार्ट फेलियर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इनेबिलिटी ऑफ द हार्ट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी हार्ट जो है वो बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब कैसे नहीं कर पा रहा, जाहिर सी बात है एक मखसूस क्वांटिटी में ब्लड को पंप करने का काम है हार्ट का। अगर तो हार्ट उतनी अमाउंट का ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो आफ्टर अ फ्यू डेज या फ्यू टाइम, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि हार्ट बॉडी जो है उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल नहीं होने के नतीजे में ऑक्सीजन डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और उसके नतीजे में क्या होगा कि बैक प्रेशर पड़ेगा हार्ट के मसल्स के ऊपर। हार्ट के मसल्स क्या करते हैं, इस इनेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ज्यादा जोर से पुश करते हैं, ज्यादा जोर से पुश करते हैं ताकि ज्यादा जोर से जो है वो हार्ट पंप कर सके और ज्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो जा सके। लेकिन इसके नतीजे में होता क्या है कि जब मसल्स कार्डियक मसल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो जो जितनी कैपेसिटी पहले थी उससे भी कम रह जाती है, और ब्लड जो है वो फर्दर जो है वो कम पुश होना शुरू होता है। नेट रिजल्ट यह निकलता है उसका कि फर्दर डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से फर्दर बैक प्रेशर पड़ता है हार्ट के टिश्यू के ऊपर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्ट जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, बिकॉज हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो उस जो बॉडी की डिमांड है उसको पूरे ना करने के लिए कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के तहत साइज में बड़े होते चले जाते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि कार्डियोमेगाली होती है। उल्टा नुकसान होता है, इसका फायदा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो हिस्टोलॉजी की जो पिक्चर है आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझा सकेगी। ये नॉर्मल सेल है। अच्छा, अगर इसको अब गौर से अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर ये जो सेंटर में जो नीला नजर आ रहा है या पर्पल कलर का जो के जो लाइंस नजर आ रहे हैं, दीज आर दी न्यूक्लियर। और बाकी जो पिंक पिंक जो एरिया नजर आ रहा है दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब इतनी सी जो पिक्चर है, से फॉर एग्जांपल ये जितनी भी डायमेंशन की पिक्चर है इस साइड वाली जहां पे एरो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, इतने ढेर सारे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत सारे। लेकिन सेम डायमेंशन के ऊपर जब आप इस टिश्यू को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्यू न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं, दूर दूर। ठीक है जी। और साइटोप्लाज्म अगर आप देखें तो ये बड़ा हो गया है। वजह क्या है कि सेल की जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है, और यहाँ से देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेल चल रहा है, और उसका ये एक न्यूक्लियस है जो साइड पे डिस्प्लेस हो गया, और ये पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है ये साइज में बढ़ गया।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतनी सी जगह पे इतने सारे सेल्स से जब ये सारे के सारे बड़े होंगे तो इसके नतीजे में ये जो ऑर्गन है उसकी साइज कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। सेकेंड जो एग्जाम्पल है दिस इज हाइपरप्लेजिया। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड के लिए अगर आप रुकिएगा, मैं आपको एक और पिक्चर भी दिखाना चाहूंगी इसमें। अरे लाओ ना, हैंड फ्री दो ना। सारा सब एंट्री कहाँ है? इसमें आवाज कैसे आई ग्रुप पे? दे जल्दी कहाँ रखी? अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक नई विंडो शेयर हुई है, अगर हो गई है तो आप काइंडली हैंड रेज करके बता दीजिए। ठीक है, इस पिक्चर को अगर आप नोट करें तो ये हार्ट का टिश्यू है, ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो ये नॉर्मल चेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये वॉल है। जो जो थिकनेस है वॉल की उससे ये पता चल रहा है कि ये साइड जो है ये राइट साइड है और ये जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, क्योंकि हमें मालूम है कि लेफ्ट हार्ट की वॉल जो है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू द राइट हार्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो मायोसाइट है उसकी साइज अगर आप देखें तो वो इस तरह का नजर आ रहा है, लेकिन जब अडेप्टेशन होती है इंक्रीज वर्कलोड के नतीजे में तो मायोसाइट अगर आप देखें, ये कंपेयर करें, ये सिर्फ एक ही सेल है, ये वाला सेल था जो बड़ा होके ये इतना ऐसा हो गया। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसमें नोट करें तो जो नुकसान वाली चीज है जो मैं आपको बोल रही थी कि वो काम नहीं करेगा, वो क्या है कि यहाँ पे आप देखें चेम्बर कितना ज्यादा खुला हुआ है राइट का और लेफ्ट का, उसके मुकाबले में जब यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई है मायोसाइट्स की तो आप देख सकते हैं कि हार्ट की साइज बाहर से ऐसा जितना नहीं फर्क पड़ रहा जितना इसके चेम्बर्स बंद हो गए। ठीक है जी, तो लेफ्ट जो हार्ट है अगर आप देखो तो इसके अंदर ल्यूमन बचा ही कुछ नहीं है, राइट में फिर भी थोड़ा बहुत है जिसमें से ब्लड पास हो रहा है, लेकिन लेफ्ट में ल्यूमन नहीं बचा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये हार्ट पंप करेगा ब्लड को तो नेचुरल सी बात है इस कैपेसिटी में जितना ब्लड आता है उसके मुकाबले में ये इसका 1/10 भी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मजीद ये जो है हार्ट फेलियर की जो सिचुएशन है उसको वर्सन कर रहा है। अगर तो ये सिचुएशन खत्म नहीं हो पाती, मतलब इस स्ट्रेस से आप नहीं निकल पाते हैं, तो जो अल्टीमेट प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो है इस्कीमिया और सेल इंजरी के नतीजे में मायोसाइट की ये शक्ल हो जाती है और उसके नतीजे में आप देख सकते हो कि हार्ट का क्या हालत होता है सेल डेथ के नतीजे। ठीक है जी, तो दिस वाज द पिक्चर आई वांटेड टू शेयर विद यू, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है इसके वजह से। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं दोबारा वापस अपनी जो पुरानी वाली जो स्लाइड थी उसके ऊपर जाते हैं। पिक्चर शेयर हो गई है जी, बताइएगा जरा मुझे, स्क्रीन शेयर हो रहा है? ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट अडेप्टेशन है दैट इज हाइपरप्लेजिया। यहाँ पे याद रखिएगा हाइपर ट्रॉफी के लिए भी और हाइपरप्लेजिया के लिए भी हाइपर का मतलब है इंक्रीज। ठीक है जी, अब इंक्रीज का वर्ड हाइपर के लिए आप एक तरफ रख लें, अब प्लेजिया मींस ग्रोथ। ठीक है जी, इंक्रीज ग्रोथ। इंक्रीज ग्रोथ का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ तो ऑब्वियसली तो किस तरह हो रही है कि ग्रोथ हो रही है तो नंबर बढ़ रहा है। So hyperplasia is an increase in the number of cells in an organ that stems from increased proliferation. Proliferation यानी growth, either of differentiated cell or in some instances less differentiated progenitor cells. यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या है कि दे आर प्योरली डिफरेंशिएटेड टू देयर प्रीवियस काउंटर पार्ट्स, जो उस ऑर्गन में जो सेल मौजूद है उन्हीं की तरह अगर तो हो रहे हैं तो दैट इज डिफरेंशिएटेड सेल। लेकिन अगर उस जो बेसिक मॉर्फोलॉजी है जो पुराने सेल्स उसमें और जो नए सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें अगर चेंज आ जाए तो फिर ये कहलाते हैं लेस डिफरेंशिएटेड सेल्स।
ठीक है जी। ऐसा यूजुअली हो सकता है, ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है। यूजुअली कभी भी जब कैंसर स्टार्ट हो रहे होते हैं तो जो जो इनिशिएशन होती है वो हाइपरप्लेजिया से ही होती है। फिर आगे की जो प्रोसेसेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखिएगा कि हाइपरप्लेजिया कैन अल्टीमेटली लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट सेल इज टेकिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद फिर अगर हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के हवाले से अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जो है, सॉरी हाइपरप्लेजिया जो है, इसमें आपके पास आ जाता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अगेन एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस जो हो रही है, ये याद रखिएगा कि आप जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसको आप दोनों एग्जांपल्स में डाल सकते हैं, यानी हाइपरट्रॉफी में भी डाल सकते हैं और हाइपरप्लेजिया में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि नंबर ऑफ, क्योंकि जो यूट्रस में जितनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली जितना बड़ा होता है साइज में यूट्रस, तो वो खाली हाइपरट्रॉफी से काम नहीं चलता, हाइपरप्लेजिया होता है यानी जो सेल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ता है यूट्रस के अंदर, लेकिन साइज भी बढ़ता है। तो इस वजह से हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों की एग्जांपल में आप ये तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी, यूट्राइन इनलार्जमेंट। प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है वहां पे भी नंबर और साइज दोनों इंक्रीज हो रहा होता है सेल का। एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी भी ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें साइज भी इंक्रीज हो रहा होता है और नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जो लास्ट एग्जांपल है आपके पास लिवर की, लिवर हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया सॉरी, ये यूजुअली जो है वो पार्शियल रिमूवल के बाद ये, अच्छा ये थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल प्लस पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। लिवर डैमेज हो गई है, क्रॉनिक लिवर फेलियर था या सिरोसिस ऑफ लिवर था या हेपेटाइटिस था, कुछ ऐसी बीमारी थी जिसमें लिवर का कुछ पोर्शन जो है वो मतलब रिमूव कर दिया गया। अब रिमूव करने के बाद क्या होता है कि लिवर डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फुल्ली ग्रो इटसेल्फ टू इट्स नॉर्मल साइज, बट टू सम एक्सटेंट इट कैन ग्रो। तो उसकी वजह से ये होता है कि अगर तो पार्शियल रिमूवल किया गया है तो कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया लिवर के अंदर हो सकता है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, चूंकि अच्छी चीज हो रही है, नॉर्मल हो रहा है, लिवर फंक्शन उसके नॉर्मल रहते हैं, इस वजह से ये फिजियोलॉजिकल जो हाइपरप्लेजिया है उसकी एग्जाम्पल में जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजियाज। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे डेफिनेशन जो हेडिंग है ये गलत है, हाइपरप्लेजिया है, ये याद रखिएगा। यहाँ गलती से ये टाइपिंग एरर है, हाइपरट्रॉफी लिखा रह गया, तो ये हाइपरप्लेजिया है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ही हम ट्यूमर के हवाले से बात करें, बेशक बिनाइन है, एबनॉर्मल है, लेकिन ट्यूमर की स्टार्टिंग वाली सिचुएशन आ गई है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर तो लेस डिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे तो वो फिर हाइपरप्लेजिया कैन अल्टीमेटली लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन या न्यूप्लेजिया। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक कंडीशन है जो कि मर्दों के अंदर 50 प्लस के ऊपर यूजुअली 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस प्रोसेस से गुजर रही होती है कि इनके जो यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, इसके अराउंड एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और उस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मैं इसको जरा सा ड्रॉ करके आपको बताना चाहूंगी। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा प्लीज। स्क्रीन शेयर हो गया? ओके। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के अराउंड ये एक ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा को कवर किया हुआ होता है। किस तरह से कि ये यूरिनरी ब्लैडर का लोअर पार्ट है, यहाँ से ये यूरेथ्रा निकल रहा है, और मेल यूरेथ्रा आपको पता है कि थोड़ा सा लंबा होता है, यानी इट्स ऑलमोस्ट, इस वक्त मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट
जो इसकी लेंथ है, लेकिन ये फीमेल यूरेथ्रा के मुकाबले में काफी लंबा होता है। ठीक है जी। तो अब उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये जो स्टार्ट ऑफ द मतलब बाय द एंड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जो चारों तरफ से यूरेथ्रा को कवर किया हुआ होता है। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है जी। नाउ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन किया जाए तो ये जो सेकंड जो पिक्चर है ये इस तरह का नजर आता है, टीएसए ये। अच्छा, अब ये जो है ये यूरेथ्रा हो गया और ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। नाउ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड हैज टू पोर्शंस। जो इनर पार्ट होता है इट इज ऑल्सो नोन एज बिनाइन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, और जो आउटर पार्ट है ये कहलाता है मलिग्नेंट पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ग्रोथ यहां हो रही है तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो ग्रोथ होगी तो इसके नतीजे में ये प्रेशर डालेगा यूरेथ्रा के ऊपर और यूरेथ्रा साइज में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट विल लीड टू डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। ठीक है जी। तो दिस कंडीशन इज नोन एज BPH, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो जो इनर पार्ट या बिनाइन पार्ट ऑफ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, और उस नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने के नतीजे में अब बाहर तो प्रेशर नहीं आ सकता है क्योंकि बाहर तो ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो प्रोस्टेट बाहर से अपनी साइज का रहता है लेकिन अंदर एक ऑब्वियसली छोटी पतली सी ट्यूब है उसको दबाना शुरू कर देता है। तो ये जो है वो बेसिकली एक खासा परेशानी का बाइस बन जाता है पेशेंट के लिए। अच्छा जी, वापस हम स्क्रीन पर आ गए हैं, पुरानी हाइपरप्लेजिया की स्क्रीन पे नजर आ रही है सबको? ओके। दूसरी जो चीज है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, अगेन ये यूट्रस का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होता है कि ज्यादा ग्रोथ होती है, और आपको ये मालूम है कि इन एवरी मंथ, इन ल्यूनर मंथ जो होता है, अब एक शेडिंग होती है जो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें यूट्राइन जो लेयर्स हैं वो शेड आउट होती हैं। ठीक है जी। अब वो जो यूट्राइन लेयर्स हैं वो शेड आउट होती हैं, और चूंकि ये टिश्यू जो है वो हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है यानी इसकी बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो जब ये शेड आउट होती हैं लेयर्स तो इनके साथ ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है जी। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंसेस। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि हर फीमेल जो है उसके साथ ये प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन अगर इन केस यूट्राइन किसी भी एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है उस क्या उसमें सेल्स का नंबर बढ़ जाए तो ऑब्वियसली जब वो लेयर शेड करेगी तो ऑब्वियसली बात है जब ज्यादा साइज की होगी, बड़ी बनेगी, तो ऑब्वियसली उसमें ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगी, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ब्लीडिंग ज्यादा होगी, जो कि ओवरली ब्लीडिंग होगी, जो कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी। सो दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के नतीजे में एबनॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई?